मूवी के शुरू में हम टोनी नाम के एक डीईए ऑफिसर को देखते हैं जो अपने साथी इवान और दूसरे डीईए ऑफिसर्स के साथ एक ड्रग हाउस पर रेड मारने के लिए जा रहा था। थोड़ी ही देर में ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको रेड मारनी थी। वहां पहुंचने के बाद टोनी इवान से कहता है कि तुम गाड़ी में ही बैठे रहो और मैं टीम को लेकर के अंदर जाता हूँ। फिर अंदर जाने के बाद इन्हें जिस पर भी डाउट होता है ये उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पहुँचा देते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब ये ऊपर जाने लगते हैं तभी इन्हें एक आदमी नजर आता है जो इस ड्रग्स की डीलिंग किया करता है। उसके साथ उसकी एक अकाउंटेंट भी होती है और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तभी यहाँ पर टोनी आकर के इनको अरेस्ट कर लेता है। यहीं पर हम इस ड्रग डीलर के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो अरेस्ट होने के बाद भी एकदम नॉर्मल नजर आ रहा था। जब ये लोग इन्हें लेकर के जाने लगते हैं तभी वो बॉडीगार्ड अचानक से इन पर हमला कर देता है और इनकी गन छीन करके इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वहीं नीचे हम इवान को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बात करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी अचानक से वो बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाता है। अब इवान कुछ करता इससे पहले ही वो बॉडीगार्ड उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है जिससे वहीं पर इवान की मौत हो जाती है और वो बॉडीगार्ड यहाँ से भाग जाता है। तभी टोनी उस बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए जैसे ही नीचे आता है तो वो इवान की लाश को देखता है जिसे देख कर के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इवान टोनी का सबसे अच्छा दोस्त था। फिर सीन चेंज होता है और हम निक नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट में लेटा हुआ था। तभी फ्रांसिस नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल फ्रांसिस इस बूढ़े आदमी का दोस्त है जो उसे बताने के लिए आया है कि सरकार तुम्हारे साथ फिर से काम करना चाहती है। दरअसल ये बूढ़ा पहले एक खतरनाक कातिल हुआ करता था और इसके साथ ही एक बेहतरीन स्नाइपर भी था और ये हमेशा सरकार की मदद किया करता था। यहाँ पर फ्रांसिस उसे कहता है कि सरकार को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये बूढ़ा उसे मना करते हुए कहता है कि दोस्त अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ क्योंकि अब मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और मेरी हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं है। तब फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम्हारी एक फैमिली है और उन्हें पालने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर तुम इस काम को पूरा कर देते हो तो तुम्हारी सारी पैसों की कमी दूर हो जाएगी और तुम अपनी बाकी की जिंदगी को सुकून के साथ गुजार सकोगे। ये सुनने के बाद ये बूढ़ा भी उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तब फ्रांसिस उसे एक लिस्ट देता है जिसमें सारे ड्रग डीलर्स के फोटो और नाम लिखे हुए थे। फ्रांसिस उसे बताता है कि ये सारे लोग मिलकर के अमेरिका की इकोनॉमी को नीचे गिराना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक करके इन सारे ड्रग डीलर का काम तमाम कर दो। ये सुनकर के निक भी इन सबको ऊपर पहुँचाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम टोनी को देखते हैं जो इवान की मौत को भुला नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर टोनी का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के घर पर आराम करो ताकि तुम इवान की मौत के सदमे से बाहर आ सको, लेकिन टोनी छुट्टी लेने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर इवान की वाइफ आ जाती है और टोनी के गले लग कर के रोना शुरू कर देती है और टोनी से कहती है कि जिसने भी मेरे हस्बैंड को मारा है तुम उस कुत्ते को कभी भी जिंदा मत छोड़ना। फिर टोनी का बॉस उस ड्रग डीलर के पास पूछताछ करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम्हें ये ड्रग्स कौन दिया करता था। तभी आदमी कहता है कि उस आदमी के बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, उसकी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। अगर वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया तो वो होगा जो तुम कभी नहीं सोच सकते हो। ये सुनकर के टोनी का बॉस उससे उस प्लानिंग के बारे में पूछता है। तभी आदमी कहता है कि अगर तुम्हें वो प्लानिंग जाननी है तो पहले मेरी शर्तों को मानना होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर के एक 5 स्टार होटल में रखो और मुझे किसी भी तरह की सजा भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब मेरा दिमाग ठंडा और शांत होगा तब मैं तुम्हें उस प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर के टोनी का बॉस उसकी बात को मान लेता है, लेकिन टोनी को उसकी ये शर्तें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने सारे खतरनाक हथियारों को बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी लेकर के उस 5 स्टार होटल के पास पहुंच जाता है जहां पर उस ड्रग डीलर को रखा गया था। उस होटल के बाहर पहुंच कर के वो सबसे पहले नारियल पानी पीता है ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। उसके हाथ में गोल्फ का बैग है जिसमें उसने अपने सारे हथियारों को रखा हुआ है। फिर वो अपने हथियारों को लेकर के उस होटल के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। उधर हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो उस 5 स्टार होटल के रूम में मसाज करवा रहा था। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और उसे कहता है कि बेटा जितने मजे करने थे कर लिए तूने, अब वापस से तुझे तेरे सही ठिकाने पर पहुंचाने का वक्त आ गया है। फिर ये उस ड्रग डीलर को लेकर के होटल के नीचे जाते हैं और गाड़ी में सारे सामान को डालने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो डीलर होटल के बाहर आता है तभी वो बूढ़ा सीधा उसके भेजे में गोली मारता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस चीज को देख कर के ये सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर गोली चली कहाँ से है, लेकिन टोनी को पता चल जाता है कि गोली कहाँ से चली है, इसलिए वो उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। तभी हम उस बूढ़े को देखते हैं
हैं जो एकदम नॉर्मल तरीके से उस बिल्डिंग से बाहर आता है और बड़ी ही आसानी से टोनी के करीब से होकर के निकल जाता है। अब यहाँ से टोनी अपने बॉस से जाकर के मिलता है और उसे कहता है कि हमें उस आदमी पर नजर रखनी होगी जो इन ड्रग डीलर से मिला हुआ था। अब ये चारों तरफ कैमरे लगा कर के उस आदमी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। ये उसे देख तो सकते थे लेकिन उसकी आवाज को नहीं सुन पाते थे। इससे इनको पता नहीं चल पाता कि उनकी अगली प्लानिंग क्या है। फिर टोनी एक माइक उठाता है और उस होटल के रूम के पास पहुंच जाता है ताकि ये उनके रूम के बाहर इस माइक को लगा सके। लेकिन वहां जाने के बाद इसे पता चलता है कि ये अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका एक्सेस सिर्फ वीआईपी लोगों के पास था। तब टोनी वहीं पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर मीना नाम की एक शेफ पर पड़ती है। तब वो मीना के पास जाकर के बार बार उससे बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन मीना इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर देती है। तब टोनी मीना को अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक एजेंट है और उसे उसकी मदद चाहिए। वो उसे बताता है कि इस होटल में खतरनाक लोग ठहरे हुए हैं और उसे ये डिवाइस उनके रूम के बाहर लगाना है। लेकिन मीना उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी के साथ साथ मेरी जान भी चली जाएगी। तब टोनी उसे बताता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। फिर काफी सोचने के बाद मीना भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उस माइक रिकॉर्डर को उन ड्रग डीलर्स के रूम में जाकर के लगा देती है। इससे अब टोनी उन्हें देखने के साथ साथ उनकी आवाज को भी सुन सकता था। इसी बीच हम उस खतरनाक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो इसी होटल के बाहर ही बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ ड्रग डीलर्स दिखाई देते हैं जो इसी होटल के अंदर जा रहे थे। उधर टोनी भी इनकी आवाजों को सुनने के लिए अलर्ट हो जाता है। तभी हम होटल के रूम में ड्रग डीलर्स के लीडर को देखते हैं जिसका नाम है हुसैन बिन फारी। दूसरी तरफ वो बूढ़ा भी एक कैप पहन कर के इमरजेंसी एग्जिट से होटल के अंदर घुस जाता है। उधर हुसैन बिन फारी सारे ड्रग डीलर्स को अपनी प्लानिंग बताना शुरू करता है। वो उन्हें अपने साथ आए हुए साइंटिस्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि इसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए से ये पलक झपकते ही पूरे अमेरिका की बिजली को काट देगा। अभी ये आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वो बूढ़ा निक मौत बनकर के आ जाता है और इन ड्रग डीलर्स पर हमला करके उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है। उधर टोनी सीसीटीवी में इस चीज को देख कर के होटल की तरफ भाग कर के आता है। इधर हुसैन बिन फारी उस साइंटिस्ट को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। वो बूढ़ा भी लाशों के ढेर लगा कर के यहाँ से निकल जाता है। उधर निक जब होटल के रूम में पहुँचता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ लाशें दिखाई देती है जिससे वो समझ नहीं पाता कि आखिर इनके विकेट कौन गिरा रहा है। उधर हुसैन उस साइंटिस्ट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस डिवाइस को तैयार करो, मैं जल्दी से जल्दी अमेरिका की तबाही और बर्बादी को देखना चाहता हूँ। तब ये साइंटिस्ट इस काम को जल्दी करने के लिए हुसैन से $50 मिलियन मांगता है। इसी बीच टोनी को पता चलता है कि हुसैन की नीज एक पार्टी दे रही है। तब वो भी गेस्ट बनकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो हुसैन की नीज राशिदा को देखता है और उसके पास जाकर के पूछता है कि तुम्हारे अंकल कहाँ है। तब राशिदा बताती है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता। वहीं हम हुसैन को देखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में सारे मेहमानों के चेहरे को देख रहा था। तभी उसकी नजर टोनी पर पड़ती है। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि ये कौन है। यहीं पर हुसैन के साथ वो बॉडीगार्ड भी बैठा हुआ था जिसने इवान को मारा था। वो टोनी को पहचान लेता है और इवान से कहता है कि ये एक डीईए एजेंट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तब हुसैन उसे कहता है कि जाओ और जितना जल्दी हो सके इसका विकेट गिरा दो और जितने भी लोग हमारे बारे में जान चुके हैं उन सभी को भी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंचा दो। तभी टोनी को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के आसपास उसी बूढ़े आदमी को देखा गया है जो हर एक उस जगह पर मौजूद था जहां पर कत्ल होता है। तब निक भागकर के इस बिल्डिंग से बाहर आता है। तभी उसे मीना मिल जाती है जो इस पार्टी में सेफ का काम करने के लिए आई थी। अब टोनी उसकी गाड़ी लेता है और उस बूढ़े आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं था। ये टोनी को चकमा देकर के यहाँ से निकल जाता है। अब टोनी रोजाना इसका पता लगाने की कोशिश में लग जाता है। तभी एक दिन उसे इस बूढ़े की गाड़ी नजर आ जाती है। जब वो उस गाड़ी के पास जाता है तब वो उसमें उस बूढ़े को बैठा हुआ देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा असल में टोनी का बाप है जो बचपन में उसे छोड़कर के चला गया था। टोनी भी अपने बाप को पहचान लेता है। फिर ये बूढ़ा उसे अपने जहाज पर लेकर के जाता है। वहाँ पर टोनी उससे सवाल करता है कि आप मुझे छोड़कर के क्यों चले गए थे जबकि मेरी माँ की मौत हो चुकी थी और मेरा कोई भी नहीं था। तब ये बूढ़ा उसे बताता है कि बेटा दरअसल में एक सरकारी कातिल था और सरकार जिसको भी मौत के घाट उतरवाना चाहती थी तो उसको मारने का काम मुझे दिया जाता था। इससे पूरी दुनिया में मेरे दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी और उन्होंने ही मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। फिर मुझे इस बात का डर सताने लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ कर के चला गया था। यहाँ पर ये बूढ़ा टोनी से
से कहता है कि हम दोनों एक ही आदमी को मारना चाहते हैं और वो है हुसैन बिन फारी। उसे मार कर के मैं अमेरिका की इकोनॉमी को गिरने से बचाना चाहता हूँ। अब टोनी जब यहाँ से जाने लगता है तब ये बूढ़ा उसे एक सेल फोन देता है और कहता है कि तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। तभी यहाँ पर वो बॉडीगार्ड आ जाता है और इस बूढ़े के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और टोनी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब इस बूढ़े को होश आता है तब तक वो लोग टोनी को यहाँ से ले जा चुके थे। उधर हुसैन के पास एक आदमी आकर के बताता है कि हमने टोनी को पकड़ लिया है। तब हुसैन टोनी के पास जाकर के उससे पूछता है कि साले मुझे उस हरामजादे का नाम बता जिसने एक ही झटके में मेरे बहुत सारे आदमियों को नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा दिया है। तब टोनी हंसते हुए उसे कहता है कि मेरे बाप ने तेरे आदमियों का काम तमाम किया है। तभी हम उस बूढ़े को देखते हैं जो टोनी को दिए हुए सेल फोन को ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है क्योंकि इसने उस सेल फोन में GPS ऑन कर दिया था। उधर हुसैन के लोग टोनी को टॉर्चर करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से यहाँ की बिजली कट हो जाती है। इससे टोनी भी समझ जाता है कि उसका बाप यमराज बनकर के यहाँ पर आ चुका है। अब ये बूढ़ा अंदर आता है और इसी अंधेरे में एक एक करके हुसैन के सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है। लेकिन हुसैन यहाँ से भी उस साइंटिस्ट को लेकर के भाग जाता है। फिर ये बूढ़ा भी टोनी को अपने साथ लेता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती है और इन्हें वो डिवाइस भी मिल जाता है जिससे हुसैन अमेरिका की माँ बहन एक करना चाहता था। तभी हम टोनी को देखते हैं जिसके पास मीना का कॉल आता है। जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से बॉडीगार्ड की आवाज सुनाई देती है। वो टोनी से कहता है कि अगर इस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। जब टोनी वहाँ पर जाने लगता है तो वो बूढ़ा उसे कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अब टोनी भी वैसा ही करता है और उस बॉडीगार्ड के पास पहुँच जाता है। तब वो बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तेरे बाप ने ही हमारे सारे आदमियों को मारा है, इसलिए तू अभी के अभी अपने बाप को कॉल कर और उसे भी यहाँ पर बुला। लेकिन वो बूढ़ा तो पहले से यहीं पर मौजूद था। वो सीधा इस बॉडीगार्ड के कंधे पर गोली मारता है, फिर उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि बता हुसैन कहाँ है। तब ये बॉडीगार्ड कहता है कि अगर तुम मुझे $1 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें हुसैन के पास ले जा सकता हूँ। तब ये बूढ़ा भी उसकी बात को मान लेता है। उधर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो हुसैन से अपने डिवाइस के पैसे मांग रहा था, लेकिन हुसैन अपनी गन निकालता है और उसके भेजे में गोली मार देता है। तभी हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसने उस बूढ़े पर गन पॉइंट कर रखी है और अपने साथ एक बॉडी पैक भी लेकर के आया था। अब ये जैसे ही उस बॉडी पैक को खोलते हैं तभी अंदर से टोनी बाहर निकलता है और सब पर गन पॉइंट कर देता है। जब हुसैन के आदमी इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तब ये दोनों एक ही झटके में उन सब का काम तमाम कर देते हैं। अब यहाँ पर हुसैन इस बूढ़े को बहुत सारे पैसे देने का लालच देता है, लेकिन ये बूढ़ा उसकी बात को नहीं सुनता और सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। अब यहाँ पर वो बॉडीगार्ड इस बूढ़े से अपने पैसे मांगता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें एक बॉडी पैक मिलता है। जब वो उस पैक को खोलते हैं तो अंदर उन्हें वो बॉडीगार्ड मिलता है जो अब हमेशा के लिए जेल जाने वाला था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम इस बूढ़े को उसकी बोट पर देखते हैं जहाँ पर टोनी और मीना अपने बच्चे के साथ थे और यहीं पर इवान की वाइफ भी थी। तभी टोनी के पास फ्रांसिस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लैक वारंट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।